दोस्तों, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने की वजह से मेरे सिर में आज कुछ दिनों से काफ़ी दर्द हो रहा है और आँखों से भी पानी बहुत निकल रहा है, जिस वजह से मैं स्टोरी ठीक से नहीं पढ़ पा रही हूँ। कुछ गलतियाँ भी मुझसे हो रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे समझिएगा ज़रूर। आज मैं एक ही पार्ट अपलोड कर पाऊँगी, सेकंड पार्ट नहीं अपलोड कर पाऊँगी। इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुनें।
और उसने इतना कहकर इधर उधर देखा, पर वहाँ रुचि और उसके सिवा दूर दूर तक कोई भी नहीं था। रुचि ने उसके पास आकर कहा, क्या हुआ तनु, तुम अभी क्या कह रही थी और कहते कहते चुप क्यों हो गई? तनु ने मन ही मन कहा, पर यहाँ तो अभी प्रतीक था मेरे साथ मेरे पास और उसके दिल की धड़कनें सुन रही थी और शायद वो कुछ कहना चाहता था, पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही पल में वो यहाँ से गायब कैसे हो गया? वो क्या सिर्फ मुझे ही दिखता है, किसी और को क्यों नहीं? ये मुझे क्या हो रहा है? रुचि ने तनु को खोया हुआ देखकर उसे हल्का सा धक्का दिया तो तनु की तंद्रा टूटी और उससे कहा, क्या हुआ है तुझे? तनु, तू आजकल अजीब सा बर्ताव करती है, तुझे गुस्सा नहीं आता? हरदम मुस्कुराती रहती है और खोई खोई सी रहती है। तनु ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, जैसे उसे पता ही नहीं चल रहा हो कि उसके अंदर ये सारे बदलाव आ रहे हैं। रुचि ने उसका माथा छुआ और कहा, तबीयत तो ठीक है तेरी, फिर तुझे क्या हुआ है? तो बदल रही है तनु। अब तनु और बड़ी आंखें करके रुचि को हैरानी से घूरने लगी और रुचि ने कुछ सोचते हुए खुश होकर कहा, लगता है मेरी तनु को प्यार हो गया है किसी से। तनु ने झिझकते हुए कहा, प्यार और मुझे कोई चांस नहीं है, मुझे कोई प्यार वार नहीं हुआ है और प्रतीक से तो बिल्कुल भी नहीं। रुचि तनु को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ करके उसे घूरते हुए कहा, पर मैंने तो प्रतीक का नाम भी नहीं लिया। फिर तनु ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, फिर क्या? तू हमेशा प्रतीक के नाम की माला जपती रहती है, तो इसलिए मैंने उसका नाम लिया और ऐसा कहा जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। और वैसे भी वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, उसके मेरे बीच कुछ भी नहीं है। रुचि ने तनु का चेहरा अपनी तरफ पकड़कर कहा, अच्छा चल मान लिया अभी कुछ नहीं है, पर क्या आगे भी नहीं होगा? तनु अब रुचि की बात से निरुत्तर हो गई और पीछे मुड़ गई। उधर सामने से प्रतीक उन दोनों का आवाज़ लगाते हुए चला आ रहा था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रुचि ने शरारत से मुस्कुराकर कहा, देख तेरा दीवाना आ गया, बता दूँ उसे कि तू भी उसके लिए पागल है। जैसे ही रुचि कुछ बोलने वाली थी, तुरंत तनु ने उसका मुंह अपने हाथ से पकड़ लिया और कहा, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, अगर तूने प्रतीक से कुछ कहा तो। अब रुचि खामोश हो गई और प्रतीक उन दोनों के पास आ गया और बोला, तुम दोनों यहाँ खड़ी बातें कर रही और मैं तुम दोनों को पूरे कॉलेज में ढूंढ आया। तुम लड़कियों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती ना। तनु ने आगे बढ़कर अपनी भौहें चढ़ाते हुए, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रतीक ने मासूमियत से अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, पर ये पापी पेट है ना, उसे भूख लगी है। प्रतीक की इस हकीकत पर दोनों को हंसी आ गई। रुचि ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, कैंटीन में जाकर कुछ खा लेते। प्रतीक कुछ कहता उससे पहले तनु ने प्रतीक की तरफ देखते हुए कहा, तुरंत कह दिया, उसे बाहर का खाना पसंद नहीं है, वो सिर्फ घर का खाना खाता है। रुचि और प्रतीक दोनों तनु की तरफ देखने लगे और प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर चलें घर? तनु ने हाँ में सिर हिला दिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रुचि ने उसे पीछे खींचते हुए कहा, तुझे बड़ा फिक्र हो रही है प्रतीक की, सच सच बता, चल रहा है क्या तेरे मन में? तनु ने कुछ सोचते हुए उसके सिर पर धीरे से मारा और कहा, ज़्यादा दिमाग मत चला, समझी कुछ भी सोचती रहती है, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, उसके बारे में मुझे नहीं पता होगा तो क्या तुझे पता होगा? और इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए चलने लगी। आज मुस्कुराहट तनु के चेहरे से हट ही नहीं रही थी और इधर प्रतीक भी आगे आगे मुस्कुराता हुआ चला जा रहा था। दोनों पार्किंग एरिया में गए। प्रतीक ने बाइक निकाली और तनु को बैठने को कहा तो तनु उसके पीछे बैठ गई तो रुचि की तरफ देखने लगी। इधर रुचि ने भी अपनी स्कूटी निकालकर उसके पास लगा दी और इशारों से कहा, तुम दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हो, हाय, किसी की नज़र ना लगे। तनु ने उसे घूरते हुए वहाँ से जाने का इशारा किया और उसके जाने के बाद खुद ही मुस्कुराने लगी। प्रतीक ने भी बाइक आगे बढ़ा दी और कुछ ही देर में दोनों घर पहुँच गए और अपने अपने पढ़ाई में लग गए और रात में खा पी कर सो गए। रात में सोते वक्त प्रतीक को अपने और अब सपने में तनु दिखी, जो पहले उससे मिलने आया और कहा, तुम अपना ख्याल रखना प्रतीक, क्योंकि अब मुझे जाना पड़ेगा। फिर कुछ ही देर में वो प्रतीक की नज़रों से ओझल हो गई।
और प्रतीक सोते सोते कहा, तनु मुझे छोड़कर मत जाओ, तनु प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। और इतना कहकर वो झटके से उठ गया और इधर उधर देखने लगा, पर उसके रूम में उसके सिवा और कोई नहीं था। प्रतीक ने दरवाज़ा खोलकर देखा, बाहर भी कोई नहीं था। वो वापस बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा, थैंक गॉड किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, नहीं तो खामखा परेशान हो जाता। और इस सपने का क्या मतलब है? तनु मुझसे मिलने आई और फिर चली गई, और उसने ऐसा क्यों कहा कि अपना ध्यान रखना, मुझे जाना पड़ेगा। प्रतीक ने ऊपर की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, भगवान जी ये सब क्या हो रहा है, इन सब का क्या मतलब हो सकता है। प्रतीक उठा और खिड़की से कूदता हुआ बाहर निकल गया और तनु के कमरे में पहुंच गया, जहां इन सब से बेपरवाह तनु किसी मासूम सी छोटी बच्ची की तरह कंबल से लिपटी हुई सो रही थी। प्रतीक कुछ पल के लिए उसके पास बैठकर उसमें खोया रह गया और फिर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर धीरे से कहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा तनु, कभी नहीं। प्रतीक ने आईने के पास से काजल का डिब्बा निकाला और तनु के कानों के पीछे लगाकर कहा, हाय सोते हुए कितनी प्यारी लगती है मेरी क्यूटी पाई, को किसी की नज़र ना लगे। तनु को गुदगुदी हो रही थी, जिससे उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और अगले ही पल वो उठ गई और पूरे कमरे में प्रतीक को ढूंढने लगी, पर वहाँ चारों तरफ कोई नहीं था। तनु ने अपने सिर पर प्यार से मारा और कहा, तनु तू भी ना क्या क्या सोचती रहती है, प्रतीक यहाँ इतनी ऊंचाई पर कैसे आ सकता है, ना वो कोई भूत है और ना ही कोई सुपर हीरो, फिर यहाँ कैसे आएगा। तू और तेरी ख्याली पुलाव रुचि के साथ रहते रहते तू भी ना खिसक गई है, पता नहीं दिन भर क्या इमेजिन करती रहती है। ये कैसा एहसास है, जब उसके साथ होती हूँ तो उसके सिवा कोई नहीं दिखता, और जब अकेली रहती हूँ तब भी सिर्फ वही रहती है। पर ये जो भी है मुझे पता नहीं क्यों बेहद पसंद है। तनु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान जी वैसे तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, पर अगर मेरा ये काम हो जाए तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, फिर आपका जो मन हो वो करना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तनु ने अपने सिर पर फिर एक बार मारा और कहा, बस बहुत हो गया तनु, अब चल सो जा। और वो फिर से कंबल में दुबक कर सो गई। इधर प्रतीक को रात में नींद नहीं आ रही थी, उसकी सारी शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, जिससे उसे अब न थकान होती थी और ना ही ज़्यादा नींद आती थी, और उसका दिमाग बहुत तेज़ चलने लगा था और उसे भविष्य की कुछ झलकियाँ भी दिख जाती थी। इन सब से वो परेशान हो गया था और अपने मन को शांत करने के लिए बैठकर योग करने लगा। सारी रात उसने मेडिटेशन करते हुए काट दी। 2 महीने उसने कॉलेज की लैब में एक्सपेरिमेंट करने और नेट पर सर्वे करने में बिता दिया, और बीच बीच में वो और तनु के साथ शॉपिंग करने और मूवी देखने चले जाते थे, और रात में वो बस मेडिटेशन करता रहता, जिस वजह से ना तनु को अपनी फीलिंग समझ आई और ना ही उसने इस बारे में प्रतीक से कुछ बात की, और ना ही प्रतीक ने तनु को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया। तनु के मन में प्रतीक के लिए क्या था वो तो तनु ही जानती थी, पर वो प्रतीक का पहले से ज़्यादा ख्याल रखती थी और उससे मिलने के, उसके साथ वक्त बिताने के बहाने ढूंढती रहती थी। ऐसे ही एक शाम को दोनों थिएटर में मूवी देख रहे थे, पर तनु का मन कुछ खास नहीं लग रहा था, तो उसने कहा, बाइक पे घूमने चले। प्रतीक ने तनु को थोड़ा बेचैन देखा तो कहा, ठीक है चलो। दोनों वहाँ से निकलकर बाइक में घूमते हुए एक नदी के किनारे आ गया, और तनु ने कहा, प्रतीक यहाँ बैठो कुछ देर। प्रतीक ने बाइक साइड में रखा और दोनों नीचे नदी के किनारों पत्थरों पर बैठ गए। तनु बहुत शांत सी थी और नदी के पानी को बहते हुए देख रही थी। प्रतीक ने तनु का हाथ पकड़ा और कहा, क्या हुआ तनु, तुम इतनी चुप सी क्यों हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तनु ने प्रतीक की तरफ देखा, फिर नदी की तरफ देखने लगी। प्रतीक ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं जा रहा था, तो उसने तनु का हाथ पकड़कर उसे नदी के पानी की तरफ देखने का इशारा किया। तनु कुछ समझने और सामने देखने लगी, तभी नदी की सारी मछलियाँ एक एक करके नदी में ही उछलने लगी और चारों तरफ जुगनुओं की रोशनी फैल गई। तनु ने ये सब पहली बार देखा था, तो इन सब को देखकर बहुत खुश हो गई और कहा, ये सब कैसे हो रहा है प्रतीक? प्रतीक ने ऊपर की तरफ इशारा करके कहा,
अब मेरी तनु उदास थी तो मैंने भगवान जी से कहा कुछ कीजिए, तो उन्होंने ये शब किया है। उन जुगनुओं की रोशनी में तनु का प्यारा सा चेहरा और भी प्यारा लग रहा था और वो बच्चों की तरह उछल कूद कर रही थी। प्रतीक को उसके चेहरे पर इतनी खुशी देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। फिर तनु ने दौड़कर प्रतीक के गले लग गई और कहा, तुमसे कुछ बात करनी थी। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बोलो। तनु कुछ कह पाते उससे पहले उसका फ़ोन बजने लगा और उसने उसे निकाल कर देखा तो उसके पापा का फ़ोन था। तनु अपने पापा से बात करने लगी, फिर मुंह लटकाए हुए प्रतीक के पास आकर कहा, पापा का फ़ोन था, घर बुलाया है उन्होंने, जाना पड़ेगा। प्रतीक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है चलो चलते हैं। दोनों बाइक में बैठकर घर की तरफ निकल गए और कुछ देर में तनु के घर पहुंच गए। तनु के अंदर जाते उसके पापा और मम्मी ने खुश होकर उसे गले लगाए और बधाई देने लगे। प्रतीक ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ अंकल, आप तनु को किस बात की बधाई दे रहे हैं? तनु के पापा ने तनु के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरी बेटी ने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इसे लंदन में एक सीनियर साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और उन्होंने इतने देशों में इतने सारे लोगों में सिर्फ तनु को ही चुना है, इसलिए मुझे इस पर बहुत गर्व हो रहा है। प्रतीक ने खुश होकर कहा, मुबारक हो तनु, तुम इसी तरह तरक्की करो और एक दिन खुद भी बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनो। इधर प्रतीक के मन में तूफान चल रहा था पर वो बाहर से मुस्कुरा रहा था। उधर तनु के पापा तनु की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तनु तुम्हारा रहने के सारे इंतजाम हो चुके हैं और वो भी तुम्हारे मामा के घर पर, मैंने उन्हें सब बता दिया है और तुम्हारे सारे पासपोर्ट और वीज़ा सब क्लियर हो गए हैं, बस तुम्हारा यहाँ से जाना बाकी है। प्रतीक ने हिचकिचाते हुए कहा, तो कब जा रही हो तुम तनु? तनु के पापा ने कहा, बस 2 दिन में। क्यों, तुम्हें नहीं पता था क्या? प्रतीक ने झूठ मूठ का हंसते हुए कहा, अरे हाँ बताया तो था, मैं भूल ही गया था। अच्छा ठीक है अंकल आंटी, मैं अभी चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। और प्रतीक ने एक नज़र तनु की तरफ देखा, उसका चेहरा बिल्कुल से मुरझा गया था। प्रतीक बाहर निकल आया और उसके पीछे पीछे तनु भी बाहर आ गई। तनु ने प्रतीक का हाथ पकड़कर रोका और कहा, प्रतीक मेरी बात तो सुनो। प्रतीक ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अब कहने सुनने को क्या बचा है, तुम यहाँ से जा रही हो और मुझे कुछ बताया भी नहीं। तनु ने उदास होकर कहा, आई एम सॉरी प्रतीक, मैं बस तुम्हें सब कुछ बताने ही वाली थी पर मौका ही नहीं मिला, प्लीज़ मुझसे ऐसे नाराज़ होकर मत जाओ। प्रतीक की आंखों में नमी आ चुकी थी। उसने कहा, मुझे जाने दो तनु, इस वक्त ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ और ना कुछ सुनना चाहता हूँ। तनु की आंखों में आंसू बह रहे थे और उसने कहा, तुम्हें जो बोलना है बोल दो, मुझे डांट लो, मार लो या जो करना है कर लो, पर ऐसे मत जाओ प्रतीक। प्रतीक ने कुछ नहीं कहा। उसने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर चुपचाप अपने घर आ गया। सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। शब ने देखा कि प्रतीक आ गया तो प्रतीक की माँ ने कहा, आजा तू भी खाना खा ले। प्रतीक वहाँ रुकना नहीं चाहता था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा, और दौड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद उसके भैया और भाभी अंदर उसके कमरे में गए जहाँ वो अपने फ़ोन पर तनु की फ़ोटो देखता हुआ गुमसुम सा बैठा था। दोनों उसे इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो गए और उसके पास आकर बैठ गए। उसके भैया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या हुआ प्रतीक, इतना उदास क्यों है? अब प्रतीक से सब्र नहीं हो रहा था और वो छोटे बच्चों की तरह अपने भैया के गले लग कर रोने लगा और रोते हुए कहा, भैया तनु जा रही है यहाँ, वो मुझे छोड़कर जहाँ जा रही है, भैया मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। प्रतीक बिलक बिलक कर रोने लगा था और उसके भैया भाभी ने उसे संभाला और दिलासा देने लगे और कहा, कहाँ जा रही है तनु, मुझे पूरी बात बताओ। प्रतीक ने सुबकते हुए कहा, लंदन जा रही है वो 2 दिन में, और उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। आज जब मैं उसके घर गया तो मुझे पता चला कि वो यहाँ से जा रही, मुझे छोड़कर जा रही। भाभी ने प्रतीक के सिर को सहलाते हुए कहा, तो आप उसे रोक लीजिए ना, उसे अपने दिल की बात बता दीजिए, वो रुक जाएगी। प्रतीक ने अपनी भाभी के हाथ को पकड़कर कहा, भाभी माँ, वो नहीं रुकेगी, अगर उसे रुकना होता तो वो मुझे बिना बताए क्यों जाती। दोनों कुछ देर प्रतीक को इसी तरह सहलाते रहे और फिर प्रतीक रोते रोते सो गया। और अगले दिन उसने तनु को इग्नोर किया, ना उससे मिला और ना ही उसका कॉल रिसीव किया। तनु भी बहुत ज़्यादा परेशान थी।
2 दिन बाद जब प्रतीक सुबह उठा तो उसके फ़ोन पर तनु के बहुत सारे मिस कॉल और मैसेजेस पड़े हुए थे। उसने मैसेज पढ़ा और तैयार होकर भागता हुआ तनु के घर पहुंचा, पर वहां तनु नहीं थी। प्रतीक अपने भैया भाभी के सामने रोते रोते सो गया और अगली सुबह वो जल्दी उठकर कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगा और बाहर हॉल में चला गया जहां तनु डाइनिंग टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। तनु ने उसे देखते ही उसे नाश्ते के लिए बुलाया और उसके लिए नाश्ता लगाने लगी। प्रतीक कुछ पल के वहीं रुक गया और फिर उसे याद आया कि वो उसे छोड़कर जाने वाली है, तो वो सोफे पर बैठकर अपने जूते पहनने लगा। भाभी ने प्यार से कहा, आइए देवर जी, आज तनु ने आपके लिए नाश्ता बनाया है, खाकर बताइए कैसा है। प्रतीक ने तनु की तरफ गुस्से से देखा और अपनी भाभी से धीरे से कहा, भाभी मुझे भूख नहीं है, अगर लगेगी तो मैं बाहर खा लूँगा। तनु ने उदास होकर धीरे से कहा, पर तुम्हें तो बाहर का खाना पसंद नहीं है ना। प्रतीक ने कुछ नहीं कहा और खड़े होकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। प्रतीक की भाभी ने उसे रोका और कहा, देवर जी अभी तो कॉलेज का टाइम भी नहीं हुआ है, फिर आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। प्रतीक ने जाते हुए कहा, एक ज़रूरी काम है भाभी, शाम तक लौटूंगा, आप परेशान मत होइएगा और खाना खा लीजिएगा। प्रतीक की भाभी और शायद तनु को इस बात का एहसास हो रहा था कि प्रतीक पर क्या बीत रही है। तनु दौड़ते हुए बाहर निकली और प्रतीक को पुकारा, पर प्रतीक ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और वहाँ से स्पीड में निकल गया। तनु को प्रतीक की खामोशी बहुत चुभ रही थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर तनु को दर्द देते हुए प्रतीक को उससे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तनु अपने कॉलेज के टाइम पर कॉलेज के लिए निकल गई, पर वहाँ तो प्रतीक उसे कहीं नहीं मिल रहा था। उसने क्लास में रुचि को बैठे देखा और उसके पास चली गई। अभी क्लास नहीं लगी थी तो बस 2-4 ही स्टूडेंट थे क्लास के अंदर। रुचि ने तनु को उदास देखा तो वह खुद भी परेशान हो गई और कहा, तनु क्या हुआ, तुझे तो इतनी उदास क्यों है। तनु ने उसे सारी बात बता दी। रुचि को भी तनु पर गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को काबू किया था क्योंकि तनु वैसे भी प्रतीक को लेकर परेशान थी और वह तनु की परेशानी को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। तनु ने बहुत उम्मीद के साथ कहा, तूने प्रतीक को कहीं देखा है क्या। रुचि ने उसकी तरफ देखकर गर्दन में ना हिलाते हुए कहा, आज तो मैंने उसे कॉलेज में नहीं देखा, शायद वो आज कॉलेज आया ही नहीं है। आज मैंने उसकी बाइक भी पार्किंग में नहीं देखी। तनु और ज़्यादा उदास हो गई, उसे अब रोना आ रहा था। तभी क्लास में प्रोफेसर आ गए और पढ़ाने लगे। तनु का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं रहा था। एक के बाद एक करके सारे क्लासेस ख़त्म हो गई और तनु रुचि के साथ प्रिंसिपल के पास चली गई और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अपने सारी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से निकलवा लिए। रुचि और तनु इसके बाद लाइब्रेरी में गए जहाँ प्रतीक उन दोनों को बैठा हुआ मिल गया। उसे देखते ही तनु के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो दोनों जाकर प्रतीक के पास बैठ गई। रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ हो मिस्टर पढ़ाकू, और हम दोनों तुम्हें कब से क्लास में ढूंढ रहे हैं, वैसे क्लास में क्यों नहीं आए तुम। प्रतीक ने बिना किसी भाव के अपनी बुक में झांकते हुए कहा, वो मैं थोड़ा देर से पहुंचा इसलिए सीधा यहीं आ गया। तनु प्रतीक के चेहरे को देख रही थी और उससे बात करने का इंतजार कर रही थी। रुचि ने प्रतीक के हाथ से बुक छीन ली और कहा, इधर देख कर बात करो तुम, और अब बताओ कि तुम तनु को इग्नोर क्यों कर रहे हो। प्रतीक ने गुस्से से कहा, जब मैं किसी का कुछ लगता ही नहीं हूँ तो इग्नोर करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तनु की आंखों में अब आंसू बहने लगे तो रुचि को गुस्सा आ गया और उसने कहा, वैसे तो इसके लिए सबसे लड़ जाते हो और अब खुद इससे लड़ रहे हो और इसे रुला रहे हो, क्यों। प्रतीक ने धीरे से कहा, तो फिर पूछो इसे किसने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, अगर मुझे कुछ मानती तो कभी ऐसा नहीं करती। इतना कहकर प्रतीक बाहर निकल गया तो रुचि ने तनु का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर ले आई और प्रतीक का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और गुस्से से कहा, उसने तुमसे एक बात छुपाई ठीक है, पर तुमने तो उससे बहुत सारी बातें छुपाई है, उसका क्या बता क्यों नहीं देते कि तुम उससे। रुचि इतना ही बोल पाई। वो इससे आगे कुछ बोलते उससे पहले प्रतीक वहाँ से गुस्से में चला गया और अब तनु हैरान सी रुचि को देख रही थी और उससे कहा, रुचि मुझे सब सच सच बताओ, प्रतीक मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या महसूस करता है। रुचि ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, मैंने कहाँ कुछ कहा है। तनु ने आंखों में आंसू भरे हुए अपने हाथ जोड़कर कहा, रुचि प्लीज़ मुझे बताओ कि
प्रतीक के लिए मैं क्या हूँ, उसे मेरे जाने से इतना बुरा क्यों लग रहा है। रुचि से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक सांस में सब बोल गई। वो तुमसे प्यार करता है, और आज से नहीं, बहुत पहले से। जब उस दिन बस का एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने उससे सब बुलवा लिया था, और फिर तुम दोनों को पास लाने के लिए और तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए प्रतीक के साथ रहने का नाटक किया। तनु हैरानी से आंखें खोले हुए सब सुन रही थी। रुचि ने डरते हुए कहा, उसने मना किया था, नहीं तो मैं पूरे कॉलेज में ढिंढोरा पीट आती और तुम्हें भी सब बता देती। तनु ने रुचि को गले लगा लिया और खुश होते हुए कहा, तो पहले क्यों नहीं बताया, तूने नालायक कहीं की। रुचि ने हैरान होकर कहा, तो क्या तू मुझसे गुस्सा नहीं है। तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, एक बात मैंने तुमसे छुपाई और एक बात तूने छुपाई, हिसाब बराबर। और तनु वहाँ से जाने लगी तो रुचि ने उसके पीछे जाते हुए कहा, एक बात बता, क्या तू भी उसे पसंद करती है। तनु कुछ पल रुककर उसकी तरफ देखा और कहा, पता नहीं, पर फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तू बस देखती जा। रुचि ने खुश होकर उसे गले लगाकर कहा, फ्यूचर का तो पता नहीं, पर तेरी आंखों में अभी से कुछ दिख रहा है। तनु के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपनी नज़रें बचाकर अपनी स्कूटी के पास आ गई। रुचि ने उसके सामने आते हुए कहा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है, ट्रीट कौन देगा। दो खुशखबरी मिली है। तनु ने हड़बड़ाते हुए कहा, प्लीज़ यार, तो बाद में ट्रीट ले लेना, अभी मुझे जाने दे, मुझे मेरे प्रतीक के पास जाकर उसे मनाना है। रुचि ने खुश होकर कहा, ओहो मेरा प्रतीक, क्या बात है। तनु को होश आया कि उसने क्या कह दिया है। उसने शर्माते अपने निचले होठों को दांतों के बीच दबा लिया और मुस्कुराते रुचि की तरफ देखकर बोली, बाय, और स्पीड में वहाँ से निकल गई। तनु को अगले दिन निकलना था तो उसने घर जाकर जल्दी सारी पैकिंग की और शाम को प्रतीक के घर चली गई। वहाँ जाकर पता चला कि प्रतीक अभी तक घर नहीं आया। वो बहुत देर तक उसका इंतज़ार करती रही, पर प्रतीक नहीं आया और थक हार कर वो उसके कमरे की तरफ जाने लगी, जहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। अंदर शायद कोई था। दरवाज़ा बाहर से बंद था और उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर प्रतीक गाने सुनते हुए उदास सा बैठा था। तनु उसके पास जाकर बरसने लगी, तुम समझते क्या हो खुद को, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा दोगे मुझे, मुझसे ना मिलोगे ना बात करोगे। प्रतीक ने कोई जवाब नहीं दिया और दीवार की तरफ देखता रहा। तनु ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करके कहा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई, और जो तुमने मुझसे इतने बड़े बड़े सीक्रेट छुपाए हैं उनका क्या। तुम मुझसे इतना नाराज़ हो और मुझे तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहिए था, फिर भी मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें मनाने। प्रतीक ने उसकी आंखों में देखते हुए मन ही मन कहा, कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रुचि उसे कुछ नहीं बताएगी। प्रतीक ने धीरे से कहा, क्या क्या पता चल गया तुम्हें। इधर तनु ने भी मन में सोचा, इसे अगर सब बता दिया तो ये रुचि से नाराज़ हो जाएगा। तनु ने बात बदलते हुए कहा, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला है, पर जल्दी पता चल जाएगा, और वैसे भी तुम्हारी आंखों को देखकर लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। प्रतीक ने बात बदलते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुमने मुझसे जब ये बात छुपाई तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर अब क्यों पड़ रहा है। तुम जाओ यहाँ से, और जहाँ जाना चाहती हो जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं होता कौन हूँ तुम्हारी लाइफ में दखल देने वाला। तनु की आंखों में आंसू आ गए और फिर वो उदास सी वहाँ से जाने लगी। प्रतीक से बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वो उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। तनु लौटकर वापस आया और पीछे से प्रतीक के गले लगे और रोते हुए कहा, मैं जा रही हूँ प्रतीक, तुम अपना ध्यान रखना, बाय। तनु रोते हुए वहाँ से चली गई और अपने घर जाकर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। इधर प्रतीक अपने कमरे में अकेले तड़प रहा था और सोच रहा था कि उसे तनु के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों अपने अपने घरों में उदास थे और इसी तरह रोते हुए सारी रात गुजार दी। सुबह प्रतीक की आंख लग गई और जब वो उठा तो उसके फ़ोन पर तनु के बहुत सारे मिस कॉल और मैसेजेस पड़े हुए थे। उसने अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया था, जिससे उसे पता ही नहीं चला कि तनु ने उसे फ़ोन किया है। तनु ने मैसेज में लिखा था कि प्रतीक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और एक बार मिल लो मुझसे, मैं चली जाऊंगी कल सुबह, फिर शायद 2 साल बाद ही मिल पाऊंगी। प्रतीक ने उसका मैसेज पढ़ा और तुरंत तैयार होकर उसके घर की तरफ दौड़ता हुआ आ गया। तब तक तनु अपने पापा के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी।
वो उसे ढूंढता हुआ अंदर पहुंचा और उसकी मम्मी से उसके बारे में पूछा। उसकी मम्मी ने कहा कि प्रतीक, तनु तो अपने पापा के साथ कब का यहाँ से निकल गई है। ये सुनकर प्रतीक का चेहरा उतर गया और उदास सा जाने लगा। तो तनु की मम्मी ने कहा, वैसे अभी 1 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। प्रतीक ने तुरंत खुश होकर आंटी को देखा और दौड़ते हुए बाहर आ गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई नहीं था, तो उसने अपना मास्क लगाया और वहाँ हवा में हवा हो गया। इधर तनु मुंह लटकाए हुए अपने पापा के साथ एयरपोर्ट पहुंची और प्रतीक ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। तनु तो हैरान हो गई। प्रतीक के पापा ने तनु को उतरने को कहा। तनु एक पल को खुश हो गई और फिर अगले ही पल अपना मुंह बना लिया। प्रतीक ने हंसते हुए तनु के पापा से कहा, अंकल आपको ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होगी, आप जाइए, मैं हूं ना तनु के साथ। तनु के पापा ने तनु को गले लगाते हुए झूठ कह दिया कि उनकी एक मीटिंग है, तो प्रतीक तुम्हें आगे तक पहुंचा देगा, और वो वहां से निकल गए। इधर तनु प्रतीक को घूरते हुए खड़ी थी। तनु ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रतीक ने उसका सारा सामान पकड़ा और अंदर ले जाने लगा। तनु ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बाय बोलने आया हूँ और क्या। तनु ने गुस्से से उसके हाथ से अपना बैग छीना और कहा, बाय बोलने आए थे ना, तो अब जाओ यहाँ से। प्रतीक ने तनु का हाथ पकड़ लिया और अपना एक कान पकड़ कर बोला, आई एम सॉरी तनु, मैंने 2 दिन से तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव किया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तनु ने इसकी तरफ घूमकर कहा, पहले तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी थी, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। तनु ने प्रतीक को अपने से दूर करने के लिए धक्का दिया और एक ऑफिसर की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो वो कुछ और ऑफिसर को वहाँ लेकर आ गए और प्रतीक को पकड़ लिया और तनु से आगे बढ़ गई। प्रतीक ने चीखते हुए कहा, तनु मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। इतना सुनते तनु वहाँ रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। प्रतीक की आंखों में आंसू थे। वो अपने दोनों कान पकड़कर अपने घुटनों के बल बैठा हुआ उससे माफ़ी मांग रहा था। वो उठ खड़ा हुआ। सारे ऑफिसर्स ने उसे पकड़ रखा था और उसे मार रहे थे, पर प्रतीक तो प्रतीक है, उसे इन सबसे बेखबर बस एकटक तनु को देखते हुए सबको अपने साथ घसीटता हुआ तनु के तरफ बढ़ रहा था। तनु ने देखा कि उसके सिर से खून निकल रहा है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ऑफिसर्स के पास जाकर कहा, ये मेरे फियोंसे हैं, प्लीज़ आप सब इन्हें छोड़ दीजिए, कल किसी बात पर हमारा झगड़ा हो गया था तो ये मुझे मनाने आए थे। तनु की बात सुनकर प्रतीक हैरान होकर वहीं खड़ा रह गया। ऑफिसर्स ने प्रतीक से कहा, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हमें लगा कि आप मैडम को छेड़ रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। तनु ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, इट्स ओके सर, आप लोग जाइए। सारे ऑफिसर्स चले गए और तनु ने प्रतीक के सिर पर लगी हुई चोट से खून को साफ करते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? ऐसे कोई करता है? कितना खून निकल रहा है। अगर मैं वो सब न कहती तो पता है वो तुम्हें यहाँ से ले जाते और जेल में डाल देते। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं पागल हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे लिए, और जो कुछ भी वो मेरे साथ करते सब सह लेता, क्योंकि 2 दिन से जो मैंने तकलीफ़ दी है तुम्हें, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तनु ने प्यार से प्रतीक की तरफ देखा और उसके गले लग गए। प्रतीक ने तनु का हाथ पकड़कर कहा, तुमसे कब से एक बात कहना चाहती थी, पर आज हिम्मत हुई है। प्रतीक ने एक जोर की सांस ली और कहा, तनु मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार। प्रतीक आगे कुछ कहने से पहले तनु ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और प्यार से कहा, प्रतीक प्लीज़ आगे कुछ मत कहना, वरना मैं जा नहीं पाऊंगी। सिर्फ 2 साल की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी तुम्हारे पास, सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रतीक हैरान सा खड़ा होकर सब सुन रहा था। तनु ने आगे कहा, मैं इसलिए अभी जा रही हूँ कि वापस तुम्हारे पास जल्दी आ सकूँ, बस 2 साल, इतना तो तुम मेरा इंतज़ार कर सकते हो ना। प्रतीक की आंखों में चमक आ गई। उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तनु कुछ आगे गई और फिर दौड़कर प्रतीक के गले लग गई और कहा, अपना ध्यान रखना मेरे लिए, और उसके गाल पर किस करके हंसते हुए भाग गई। प्रतीक मुस्कुराता उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ देर ऐसे ही अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ा रहा और फिर घर आ गया। शाम को जब वो मार्केट में घूम रहा था तो एक लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे और उसके सामने आते ही वो सब भाग खड़े हुए, क्योंकि वो सारे लड़के उसके सीनियर ही थे जिनकी उसने कॉलेज में धुलाई की थी। उसने
लड़कों को ऑटो में भेज दिया और किसी काम से तनु के घर गया, जहां वो लड़कियों से दोबारा मिल गई। प्रतीक ने उसे देखते ही हैरान रह गया। कहा, आप? तनु जाते जाते वापस दौड़ कर आई और प्रतीक के गले लगकर और प्यार से कहा, अपना ध्यान रखना, मेरे लिए और मेरा इंतज़ार करना। मेरा इंतज़ार करोगे ना? और उसके गाल पर एक किस करके भाग गई। बेचारा प्रतीक सदमा खाया हुआ था। अपने गाल पर हाथ रखकर कुछ देर यूं ही खड़ा रह गया और उसके आसपास खड़े लोग उसे देखकर हंस रहे थे। ऑफिसर ने उसे ऐसे खड़े देखकर उसके पास जाकर कहा, सर आप ठीक तो हैं ना? ऑफिसर की आवाज़ सुनकर प्रतीक की तंद्रा टूटी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए। ऑफिसर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, वो मुझे पता नहीं था कि आप उनके फियोंसे हैं और मैंने आपके साथ ये सब किया। आप मेरे साथ चलिए और ट्रीटमेंट करवा लीजिए, आपको चोट लगी है। प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी सर, मैं ठीक हूँ, आप जा सकते हैं, मैं मैनेज कर लूँगा। ऑफिसर परेशान सा चला गया। प्रतीक वॉशरूम में चला गया और आईने के सामने बार बार अपने गालों को देखकर हंस रहा था। वॉशरूम में आने जाने वाले सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। प्रतीक की नज़र अपनी चोट की तरफ गई, जिससे अभी तक हल्का सा खून निकल रहा था, और उसने इधर उधर देखा। उस वक्त अंदर कोई भी नहीं था। उसने अपने हाथों को अपने चोट के ऊपर घुमाया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। और ठीक उसी वक्त एक आदमी अंदर आया और वो ये सब देखकर हैरान रह गया और अगले ही पल प्रतीक उसकी नज़रों से गायब हो गया। वो आदमी बुरी तरह डर गया और मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए सोचने लगा, ये भूत था क्या? पहले उसकी चोट अपने आप ठीक हो गई और फिर वो गायब हो गया। ये सब क्या हो रहा है? और वो डरा हुआ वॉशरूम से तुरंत बाहर आया और इधर प्रतीक मुस्कुराता हुआ अपने घर पहुंचा। आज उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। सब उसे आवाज़ दे रहे थे, पर वो तो बेसुध अपने कमरे में चला गया। प्रतीक की माँ ने हैरान होकर कहा, इसे क्या हो गया? ये आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? पर प्रतीक के भैया और भाभी को थोड़ा बहुत समझ आ गया था कि फिर भी उन्होंने अनजान बनते हुए अपने कंधे उचकाकर कहा, हमें क्या पता। इधर प्रतीक आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया और खुद को देखकर शर्मा रहा था। तभी रुचि का कॉल उसके फ़ोन पर आया। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और कहा, हाँ तनु, बस मैं 2 मिनट में आया, तुम अपने घर के बाहर रहना। रुचि ने हंसते हुए कहा, ओए मजनू, मैं तनु नहीं रुचि हूँ, समझे? प्रतीक ने अपने सिर पर धीरे से मारा और कहा, हाँ रुचि बोलो। रुचि ने हंसते हुए कहा, आशिकी बाद में कर लेना, पहले कॉलेज आ जाओ जल्दी से, आज प्रैक्टिकल है, समझे? प्रतीक ने कहा, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, आ रहा हूँ 10 मिनट में बस। प्रतीक जल्दी से तैयार होकर बाहर आया, तुरंत खाने की टेबल पर बैठ गया और भाभी ने बोला, भाभी नाश्ता दीजिए। भाभी से बोला, भाभी नाश्ता दीजिए, जल्दी कॉलेज के लिए देर हो रही है। भाभी उसके लिए नाश्ता ले आई और वो जल्दी जल्दी खाने लगा। खाना खाते खाते प्रतीक का हाथ प्रतीक के गालों पर चला गया और वो पराठे की जगह हरी मिर्च खाने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुस्कुराया जा रहा था। उसकी भाभी और भैया को ये सब देखकर मज़ा आ रहा था। दोनों एक दूसरे को इशारे करके प्रतीक को देखकर मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर में प्रतीक की माँ बाहर आई और उसे मिर्च खाते हुए देखकर बोली, ये क्या कर रहा है प्रतीक? तो मिर्च क्यों खा रहा है? ध्यान कहाँ है तेरा? प्रतीक का ध्यान मिर्च पर गया तो उसने उसे फेंक दिया और पानी पीने लगा। प्रतीक के भैया तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और धीरे से कहा, कहाँ होगा ध्यान? आपकी बहू के बारे में सोच रहा होगा। प्रतीक ने इशारे से उन्हें मना किया। प्रतीक की माँ ने कहा, तुम दोनों यहीं बैठकर उसे ऐसे देख रहे थे और हंस रहे थे। भाभी ने मज़े लेते हुए कहा, क्या बात है देवर जी, आज सुबह से आप बहुत खोए खोए हैं। प्रतीक ने अपनी नज़रें चुरा कर उठते हुए कहा, वो कॉलेज में प्रैक्टिकल है ना, तो वही के बारे में सोच रहा था। और इतना कहकर शूज पहनने लगा और उसे देखकर सभी हंसने लगे। उसने झेपते हुए कहा, क्या हुआ, आप सब हंस क्यों रहे हैं? प्रतीक के भैया ने हंसते हुए कहा, ऐसे कॉलेज जाएगा? प्रतीक ने मासूमियत से कहा, क्यों, इन कपड़ों में क्या खराबी है, और वैसे भी आज प्रैक्टिकल है। प्रतीक के भैया ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, पर शॉर्ट्स पहनकर कॉलेज कौन जाता है? और इतना कहकर सब फिर से हंसने लगे। प्रतीक ने नीचे देखा तो वहाँ से भाग गया और तुरंत उसे चेंज करके आया। सब अभी भी हंस रहे थे। उसने सबको एक बार घूरा और वहाँ से बाहर निकल गया और बाइक स्टार्ट करने लगा, पर वो भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। प्रतीक ने हड़बड़ाते हुए कहा, सारी प्रॉब्लम आज ही
क्यों आ रही है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी उसके भैया आए और उसे बाइक की चाबियाँ देते हुए मुस्कुराकर कहा, पहले चाबी तो लगा ले, फिर स्टार्ट करना बाइक। प्रतीक बेचारा जल्दी से बाइक में अपनी चाबी लगाकर स्टार्ट करके भाग गया और वहाँ से कुछ देर में कॉलेज पहुँच गया। वो अंदर क्लास में गया और रुचि ने उसे देखकर कहा, मेरी फ़ाइल कहाँ है? प्रतीक ने हैरान होकर कहा, तुम्हारी फ़ाइल तो शायद तनु के पास थी ना। रुचि ने उदास होकर कहा, अब क्या करूँ मैं, आज तो गई मैं। वो भुलक्कड़ उसे भी अपने साथ घर ले गई थी। प्रतीक ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने कभी खुद बनाई भी है फाइल जो तनु को दोगी? रुचि ने झिपते हुए कहा, हाँ तो मैं तुम लोगों को जैसे इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है ना? प्रतीक प्लीज़ कुछ करो यार, नहीं तो आज मेरी बैंड बज जाएगी। प्रतीक ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है। वो चुपचाप लाइब्रेरी में गया और जाकर एक खाली फाइल निकाल कर उसमें जल्दी जल्दी सारा मैटर लिख कर 5 मिनट में रुचि को के पास आ गया और बोला, ये लो। रुचि हैरान थी और फाइल लेकर कहा, इतनी जल्दी हो गया, पर कैसे? ये तो 40 पेज की फाइल है। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, एक एक्स्ट्रा फाइल थी मेरे पास, लाकर मैं तो वही ले आया। और वैसे भी तुम्हें तो अपने काम से मतलब होना चाहिए। रुचि ने खुशी होकर उसे गले लगा लिया और कहा, थैंक यू प्रतीक। प्रतीक ने मुस्कुराकर उसे खुद से दूर किया और कहा, हाँ ठीक है, पर अब चलो फाइल जमा कर दो। रुचि ने प्रतीक के मज़े लेते हुए कहा, हाँ हाँ बहाने बना लो, क्योंकि अब तो तुम्हें गले लगाने का हक तो सिर्फ तनु का है ना? प्रतीक ने शर्माते हुए कहा, ऐसा नहीं है यार। रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह माय गॉड प्रतीक, तुम शर्मा रहे हो? कुछ हुआ है क्या? तनु ने तुम्हें कुछ? प्रतीक ने अपनी नज़रें चुरा ली, उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। रुचि बस मुस्कुराते उसे घूर रही थी। प्रतीक ने उसे पकड़कर गले लगा ले, कहा, हो गया ना, चलो अब यहाँ से मुझे घर जाना है, कुछ काम है। दोनों प्रैक्टिकल के बाद घर जाने के लिए निकले और पार्किंग में आ गए। प्रतीक ने बाइक निकाली और पीछे देखकर कहा, तनु जल्दी बैठो, घर चलना है। पर पीछे तनु नहीं थी। वो थोड़ा सा उदास हो गया, उसे तनु की आदत हो गई थी। रुचि ने उसके पास अपनी स्कूटी खड़ी करके कहा, प्रतीक उदास मत हुआ करो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ही अच्छी लगती है, उदासी नहीं। अगर तनु को पता चला तो वो भी उदास हो जाएगी। प्रतीक ने धीरे से कहा, पर क्या करूँ यार, मुझे उसकी आदत हो गई है। फिर अगले ही पल अपनी आंखें बंद करके सुबह वाले मोमेंट को याद करने लगा, जब उसने तनु की आंखों में अपने लिए बहुत सारा प्यार देखा था और वो खुश हो गया और रुचि को बोला बाय बोलकर मुस्कुराते हुए चला गया। प्रतीक घर पहुंचा और मुस्कुराते अंदर कमरे में चला गया तो उसकी भाभी उसके पीछे पीछे चली आई और प्रतीक को अपने साथ बिस्तर बैठाकर पूछने लगी, क्या हुआ देवर जी, आज आप सुबह से खोए खोए से हैं? तनु ने हाँ कर दिया है क्या? प्रतीक ने नज़रें चुराते कहा, नहीं भाभी, अभी तक मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। भाभी थोड़ा उदास सा हो गई और उठते हुए बोली, पता नहीं और कितने दिन मुझे मेरी देवरानी के बिना रहना पड़ेगा। प्रतीक ने उनके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी भाभी माँ, आपको बस 2 साल इंतज़ार करना होगा मेरी तरह। भाभी ने खुश होकर कहा, मतलब कुछ कुछ तो हुआ है। प्रतीक ने अपनी नज़रें घुमा ली और कहा, अभी कुछ नहीं, 2 साल बाद। अभी तो मैंने कुछ कहा है ना ही उसने। भाभी ने प्रतीक के गालों को खींचते हुए कहा, इस कलयुग में कैसे आ गए आप देवर जी, पता नहीं आपका क्या होगा। प्रतीक ने बदले में मुस्कुरा दिया और ऊपर हाथ कर दिया। भाभी ने कहा, अच्छा वो सब छोड़िए, चलिए और नीचे कुछ खा लीजिए। प्रतीक ने हाँ में सिर हिला दिया। सुबह से शाम हो गई थी पर प्रतीक की तनु से कोई बात नहीं हुई। वो बहुत बेचैन था और इसलिए शाम को बाहर घूमने निकल गया। वो पैदल ही घूम रहा था और घूमते घूमते एक चाय की दुकान के पास पहुंचा। उस दुकान पर अक्सर तनु और प्रतीक शाम को चाय पिया करते थे, तो प्रतीक ने उसके पास जाकर चाय के लिए कहा। प्रतीक वहाँ कभी अकेला नहीं जाता था, तो चाय वाले ने उसे 2 चाय दे दी। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया, आज मैं अकेला ही हूँ, इसलिए सिर्फ एक ही चाय चाहिए। वो दूसरी चाय दुकान वाले ने लौटाने लगा, तभी एक लड़की उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और उससे चाय ले लिया और कहा, आप तो अकेले हैं, एक मुझे दे दीजिए प्लीज़। प्रतीक ने उसे चाय दे दी। लड़की ने प्रतीक को थैंक्स कहा और साइड में खड़ी होकर चाय पीने लगी। वो लड़की वहीं खड़े खड़े चाय पी रही थी और किसी को बार बार कॉल कर रही थी। तभी दूसरी तरफ से कॉल आया और वो बात करते हुए सामने से आ रही कार में जाकर एक कार में बैठ कर चली गई।
प्रतीक को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो तूफान में चल रहे गाने को सुनकर तनु को फील कर रहा था। वो दुकान में चल रहे गाने को सुनकर तनु को फील कर रहा था और फिर दुकान वाले से कहा, भैया थोड़ा तेज कर देना गाने की आवाज़। दुकान वाले ने आवाज़ तेज कर दी और वो गाना प्रतीक के फीलिंग्स को बखूबी बयां कर रहा था। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूँ, जितना महसूस करो तुमको उतना ही पा भी लूँ। वो बिल्कुल गाने में खोया हुआ था और उसे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि किसी को उसकी ज़रूरत है। उसने दुकान वाले को पैसे दिए और आगे बढ़ गया। आगे रास्ता बहुत सुनसान था और कुछ दूर चलने पर एक कार में कुछ लोग एक लड़की का पीछा कर रहे थे और लड़की मदद के लिए चिल्लाते हुए कार के आगे आगे भाग रही थी। प्रतीक ने अपना मास्क निकाला और उस कार को धक्का मार के आगे निकल गया और वो कार जाकर दीवार से टकरा गई, पर वो लड़के सही सलामत बच गए और फिर से उस लड़की के पीछे लग गए। प्रतीक ने देखा कि वो सब उसके सीनियर्स ही हैं। प्रतीक ने आगे जाकर अपना मास्क निकाल कर अपने पॉकेट में रख लिया और वो लड़की उससे आकर टकरा गई। सारे सीनियर्स उसके पास आकर खड़े गए और लड़की से कहने लगे, चलो हमारे साथ। लड़की बहुत डरी हुई थी और प्रतीक के पीछे छुप कर बोली, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, इन लोगों से मुझे बचाइए। प्रतीक ने प्यार से कहा, सर प्लीज़ इन्हें जाने दीजिए, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, आप गलत कर रहे हैं। एक सीनियर्स ने आगे आते हुए कहा, सुन बे, तू अपनी सलामती चाहता है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा और लड़की को मेरे साथ जाने दे। प्रतीक ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे आगे कर दिया और कहा, ठीक है सर, आप ले जाइए इसे। लड़की ने रोते हुए अब विश्वास से प्रतीक की तरफ देखा और सीनियर ने आगे हाथ बढ़ाकर लड़की का हाथ पकड़ना चाहा, तभी प्रतीक ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। अब वो सीनियर दर्द से चीख रहा था, पर प्रतीक ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और कुछ देर में उसके हाथ से हड्डियों के टूटने की आवाज़ आई और वो दर्द से चीख उठा। प्रतीक ने उसका हाथ छोड़ दिया और प्यार से कहा, सर इस बार हाथ सिर्फ फ्रैक्चर ही हुआ है, 1 महीने में ठीक हो जाएगा, पर अगर आपने ये सब नहीं छोड़ा तो टूट भी सकता है, और अगर कॉलेज का झगड़ा भूल गए हो तो याद दिला सकता हूँ फिर से। सभी लड़के उसे लेकर भाग खड़े हुए। लड़की ने प्रतीक से मुस्कुराकर कहा, थैंक्स, अगर आज आप ना आते तो पता नहीं वो लोग क्या करते। प्रतीक ने मुस्कुराकर सामने देखते हुए कहा, अगर मैं नहीं आता तो कोई ना कोई तो आ जाता ज़रूर। दोनों वहाँ से चलने लगे। अब लड़की प्यार से प्रतीक की तरफ देखने लगी, पर प्रतीक सामने देखते हुए तनु के बारे में सोच रहा था। आगे कुछ दूरी पर एक ऑटो मिल गया और प्रतीक ने लड़की को उसमें भेज दिया और अपने घर आ गया। अचानक से उसे याद आया कि उसकी कुछ नोट्स तनु के पास रह गई है। वो उसे लेने तनु के घर पहुंचा तो तनु के मम्मी पापा के साथ वो लड़की उसे वहीं मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हैरान होकर कहा, एक साथ कहा, आप यहाँ? तनु की मम्मी और पापा दोनों हैरान थे कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तनु के पापा ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? पर मेघा तो पहली बार यहाँ आई है। मेघा ने अपनी बात कहनी चाहिए, पर प्रतीक ने उसे रोकते हुए कहा और खुद से ही बोल पड़ा, वो मेघा जी को मार्केट में चाय की दुकान पर मिला था। तनु के पापा ने मुस्कुराकर कहा, प्रतीक बेटा, मेघा मेरे छोटे भाई की बेटी है और मेरी लाडली है। वो अब तुम्हारे कॉलेज में पढ़ेगी और वो यहाँ पहली बार आई है, तो आज से तुम उसका ध्यान रखोगे, ठीक है बेटा? प्रतीक ने मुस्कुराकर, डोंट वरी अंकल, मैं हूँ ना। मेघा ने मुस्कुराकर कहा, प्रतीक जी थैंक यू सो मच। प्रतीक ने उससे कहा, इट्स ओके। और फिर तनु की मम्मी से कहा, आंटी वो मेरे कुछ नोट्स तनु के पास थी तो मैं उसके रूम में लेकर आता हूँ। प्रतीक आगे आगे चला गया और उसके पीछे मेघा भी जाने लगी। प्रतीक अंदर पहुँचा और साथ ही साथ मेघा भी आ गई और उसने उसे प्रतीक का हाथ पकड़कर बोली, आई एम सॉरी प्रतीक जी, वो मैं आपको ठीक से थैंक्स भी नहीं बोल पाई। एक्चुअली मैं उस वक्त बहुत डरी हुई थी क्योंकि ये शहर मेरे लिए अनजान है और मुझे इस तरह से अकेले कहीं जाना नहीं चाहिए था, पर आपने बड़े पापा से झूठ क्यों कहा? मेघा की काजल लगी हुई नशीली आंखें और प्यारी बातें यूँ तो किसी को भी दीवाना बना दे, और ऊपर से उसने प्रतीक का हाथ भी पकड़ लिया था। पर हमारे प्रतीक भैया तो तनु के दीवाने थे, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। प्रतीक ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने उनसे झूठ इसलिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अंकल आंटी परेशान हो। प्रतीक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, डोंट वरी, आज से आपको कोई परेशान नहीं करेगा क्योंकि आज से आप मेरी जिम्मेदारी हैं। मेघा उसे गले लगने के लिए आगे बढ़ी, पर प्रतीक ने ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़कर अपने नोट्स खोजने लगा।
मेघा प्यार से प्रतीक को देखकर मन ही मन सोचने लगी कि कितना अच्छा लड़का है प्रतीक, इतना हैंडसम है, पर ना कोई घमंड और ना कोई एटीट्यूड। फिर पता नहीं क्यों तनु को इससे प्यार नहीं हुआ, पर इस पर तो कोई भी लड़की फिदा हो जाए। प्रतीक तनु के रूम से अपने नोट्स लेकर मेघा की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बाहर निकल गया और अपने घर गया। अपने रूम में आकर जब उसने नोट्स खोली तो उसमें एक लेटर था जो नीचे गिर गया था। आखिर वो कैसा लेटर था, क्या लिखा था उस लेटर में, देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।